Hello class 12th, this is Neetu Yadav again here for you with a useful video. In this video we are going to discuss all the name reactions of 12th chemistry. Organic chemistry की basically यहाँ पर हम सारी name reactions को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ as you can see मैंने चैप्टर नंबर 10 की कुछ name reactions को लिस्ट आउट किया है. चैप्टर वाइज में सभी name reactions को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी. आई होप आपको ये reactions बहुत जल्दी टिप्स पे हो जाएंगी, याद हो जाएंगी जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे. और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो है ऑब्वियस सी बात है यूज़फुल रहेगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर पसंद आए तो. चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन से. रिएक्शन नंबर 1 जो यहाँ पर है वो है सैंडमेयर रिएक्शन. जब हमने बात की हेलो एल्केन हेलो एरेन, तो देखो हेलो का जो सिंपली मतलब होता है, हेलो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोजन, जिसको हम सिंपली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड हेलोजन जो आपका एक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में ये हेलोजन्स है सारे के सारे, और ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. फ्लोरीन जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉलेस्ट इन साइज है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है. ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ भी चुके हैं प्यूब्लो एलिमेंट चैप्टर में. यहाँ चलिए बात करते हैं. सैंडमेयर रिएक्शन इज व्हाट व्हेन वी वर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन. देखो प्रिपरेशन आपको यहाँ पर हेलो एरीन नजर आ रही है. हेलो एल्केन में आ जाएगा आर के साथ एक्स, आर मतलब एल्काइल चेन होगी, कोई भी एलिफेटिक होगा. और हेलो एरीन में एरीन का मतलब हो जाएगा एरोमेटिक. तो जब आपको किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे हेलोजन दिख जाए तो वो हेलो एरेन है. जब आपको किसी एलिफेटिक चेन के साथ हेलोजन दिख जाए तो वो हेलो एल्केन है. ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था, ठीक है. चलिए जी, सैंडमेयर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वी आर कन्वर्टिंग डाइजोनियम सॉल्ट इनटू हेलो बेंजीन या हेलो एरीन सिंपली कह सकते हैं. तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला हमारे पास बेंजीन N2Cl, डाई अजो, डाई मीन्स 2, अजो मीन्स नाइट्रोजन. तो यहाँ पर बेंजीन पर N2Cl एक ग्रुप प्रेजेंट है. इस कंप्लीट को हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं. ये कन्वर्ट हुआ ब्रोमोबेंजीन में. जब आप इसको किसकी प्रेजेंस में आप इसको ट्रीट कर रहे हो, कॉपर हैलाइड. यहाँ अगर आप कॉपर क्लोराइड लेते तो यहाँ क्लोरीन आ जाता. यहाँ पर आपने ब्रोमाइड लिया है कॉपर का तो यहाँ पर ब्रोमीन आया है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो सिंपली यहाँ से चली जाती है. अगर हम कुछ साथ साथ में आपको ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जिससे आप रिएक्शन को याद रख सको. तो सीधी सी बात, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मेरे पास बेंजीन पर N2Cl था. जब आप डाइजोनियम को जब भी कभी थोड़ा भी हीट करेंगे नाइट्रोजन गैस तो यहाँ से जाएगी ही जाएगी. फिर बचा क्लोरीन, ठीक है. अब यहाँ पर क्लोरीन नहीं रहेगा. जब आप प्रेजेंस दोगे कॉपर ब्रोमाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये जो Br है ये यहाँ चला जाएगा. और अगर देखा जाए तो एक HCl साथ में और निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि जो क्लोरीन है वो H के साथ चला जाएगा और ब्रोमीन यहाँ बेंजीन पर रह जाएगा. तो ये हमारी रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन. अब इसके साथ ही एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है जो कि गेटरमैन रिएक्शन है. उसमें अगर आप सिर्फ कॉपर पाउडर ले लेते हो, दूसरा अगर आप यहाँ बात करते हैं सिर्फ कॉपर की प्रेजेंस में अगर हम HBr ले लेते और ये बन जाता बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन प्लस N2 प्लस HCl, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है गेटरमैन रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है हमारी? गेटरमैन रिएक्शन हो जाती. ध्यान देना, गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग है. दैट रिएक्शन इज इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डेहाइड. जब हम बेंजल्डेहाइड बनाते थे तो गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग होती है, जिसमें हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल यानी कि CO के साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. वो बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर ये रिएक्शन होगी गेटरमैन रिएक्शन. ध्यान देना, जब हमने कॉपर हैलाइड यूज़ किया है तो ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन है. जब आप सिर्फ कॉपर पाउडर यूज़ कर रहे हो विद HBr साथ में वो भी है, तो ये गेटरमैन रिएक्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन. क्या था कि जब हम हेलो एल्केन बना रहे थे तो हमारे पास, मैंने कहा देखो 4 हेलोजन्स हैं, तो हमारे लिए हेलो मतलब फ्लोरो एल्केन या आयोडो एल्केन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है अपने ग्रुप में, आयोडीन सबसे बड़ा है अपने ग्रुप में. तो इन दोनों की डायरेक्ट प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हाईली एक्सप्लोजिव हो जाता है. अगर फ्लोरीन को डायरेक्टली आप ऐसा करना चाहोगे तो थोड़ा एक्सप्लोजिव रहेगा वो. आयोडीन क्योंकि साइज में सबसे बड़ा है, बहुत अच्छा वो
क्या है कि उसकी बॉन्ड लेंथ की वजह से, साइज़ बड़ा होने से, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से वो जल्दी अपने आप टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वापस से I2 में। तो ये कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही थी। तो जनरल जितने भी रिएक्शंस आप देखोगे बुक में, वहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन के बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फ्लोरीन और आयोडाइड को डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास एक मेथड आया हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये दोनों ही रिएक्शन कैसी है जिनमें क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी RCl है, क्लोरो एल्केन है मेरे पास ऑलरेडी, मैंने इनकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा दी। तो यहाँ से सिंपली हुआ क्या कि NaCl सेपरेट हो गया और बच क्या गया, NaI। डायरेक्टली हम आयोडाइड का नहीं बना पा रहे थे। हेलो एल्केन में जब हम आयोडो एल्केन की बात कर रहे थे तो डायरेक्टली नहीं बन रहा था, हमने क्लोरीन को एक्सचेंज कराया आयोडाइड के साथ। तो आपने NaI एक रिएजेंट यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और साथ में उसको थोड़ा सा हीट भी करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगा और NaCl यहाँ से अलग हो जाएगा। दूसरे तरीके से स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, एक आपने RCl ले लिया, दूसरा AgF सिल्वर फ्लोराइड या मरकरी का फ्लोराइड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से AgCl की पीपीटी अलग हो गई और RF बन गया हमारे पास। ये भी हमारा क्या है, हैलोजन एक्सचेंज है। एक छोटी सी ट्रिक है दोनों को याद रखने के लिए, वो क्या कि जब फिंकलस्टीन में F आ रहा है तो रिएक्शन में F नहीं है, I है, और जब यहाँ पर F नहीं आ रहा तो यहाँ पर F है। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे फिंकलस्टीन में स्वार्ट्स लिख देते हैं, स्वार्ट्स में फिंकलस्टीन लिख देते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि फिंकलस्टीन में F आता है ना, फिंकलस्टीन F से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी रिएक्शन में F नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर हम, ये तो प्रिपरेशन में थी तीनों, फिर हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में भी नेम रिएक्शन आई है 3। अब इन तीनों को याद करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, देखो वुर्ज रिएक्शन हमने 11th में भी पढ़ी थी। इट इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद मेटल, और मेटल कौन सी ले ली हमने, सोडियम मेटल ले ली। तो ये हमारे पास हेलोजन है, ये सोडियम है, ऑब्वियसली बात है सोडियम हैलाइड बनेगा और R ग्रुप दोनों आपस में जुड़ गए। हुआ क्या, 2NaX निकल गया यहाँ से और R आपस में जुड़ गए। और ये जब R और R जुड़ेंगे तो ये दोनों सेम R है, तो आपको ये जो मिलेगी हमेशा वो क्या मिलेगी, इवन नंबर की अल्केन मिलेगी। क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 कार्बन लिया है तो आपको रिजल्ट में 2 मिलेंगे, अगर आपने 2 लिए हैं तो रिजल्ट में 4 मिलेंगे, अगर 3 कार्बन के चेन है तो रिजल्ट में 6 कार्बन की मिलेगी। तो मतलब कहने का कि हमेशा इवन नंबर की अल्केन बनेगी। तो एक 11th में कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ते थे, उसमें ऑड नंबर बनाना पॉसिबल था अल्केन के लिए, लेकिन वुर्ज रिएक्शन की ये एक लिमिटेशन थी। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, वो क्या कि जब ये RX सोडियम से रिएक्ट कर रहा है तो ये जो RX है, हेलो एल्केन जो है 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो वुर्ज रिएक्शन को सक्सेसफुली मतलब परफॉर्म करते हैं, लेकिन 3 डिग्री वाले केस में क्या हो जाता है कि वहाँ पर HX रिमूव होकर वो एल्कीन बना लेते हैं, तो वुर्ज रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 1 डिग्री 2 डिग्री वुर्ज रिएक्शन देते हैं अल्काइल हैलाइड, लेकिन 3 डिग्री नहीं देता, 3 डिग्री एल्कीन बना लेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास अब वुर्ज रिएक्शन के जैसा ही वुर्ज रिएक्शन का एक भाई हुआ फिटिग रिएक्शन, जिसमें हमने कहा जब दोनों ही R ग्रुप ले लिए तो ये वुर्ज रिएक्शन है। जब दोनों एरोमेटिक ग्रुप, देखो चीज़ वही हो रही है इनमें, इसमें भी देखो, आप देखोगे ध्यान से तो NaX निकल रहा है, इसमें देखोगे तो इसमें भी NaX निकल रहा है। ये तीनों रिएक्शन एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें दोनों R ग्रुप है, इसमें दोनों एरेन ग्रुप है, और इसमें दोनों का मिक्सचर है। हमने नाम क्या रखा, वुर्ज फिटिग। तो वुर्ज वाले से आया अल्केन पार्ट, ठीक है, और फिटिग से आया एरोमेटिक वाला पार्ट, ठीक है। तो एक एरोमेटिक लेना है, एक एलिफेटिक लेना है, रिजल्टेंट हमारे पास ये बनेगा। तरीका सेम है, तीनों में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हुई है, तीनों में ही सोडियम हैलाइड रिमूव हुए हैं और तीनों में ही हाइड्रोकार्बन फॉर्म हुए हैं, लेकिन टाइप अलग अलग है। इसमें दोनों ही एलिफेटिक पार्ट थे, इसमें एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक पार्ट है, और इसमें दोनों ही एरोमेटिक पार्ट है। तो ये 6 रिएक्शन है जो आपके चैप्टर नंबर 10 से हैं। एक बार जल्दी से इनको देख लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की चैप्टर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर की होंगी। एक बार इनको देखो ध्यान से। तो ये रिएक्शंस हैं हमारे सामने चैप्टर नंबर 11 से अब, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो इसमें कुछ रिएक्शंस, नेम रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिस्ट आउट की है, एज यू कैन सी। अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इनको। फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की यहाँ पर बात हो रही है। एक डाइबोरेन हम लोग जानते हैं जिसका फॉर्मूला होता है B2H6। एक्चुअली ये क्या होता है, 2 डाइमर है बोरेन का, तो BH3 ये दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो सिंपली हम इसको लिखते हैं B2H6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सिर्फ BH3 का लिया है,
बाकी अगर आप बुक में देखोगे तो हो सकता है B2H6 के लिए, देखो BH3 के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए, तो B2H6 के लिए वहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ले रखे होंगे। मैं सिंपल यूनिट के साथ आपको समझा रही हूँ, वो चीज़ ध्यान देंगे। यहाँ है मेरे पास एल्कीन दैट मीन्स देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड एडिशन रिएक्शन वहाँ पर पॉसिबल है। दिस इज BH3। अगर मैं BH3 को कुछ ऐसे लिख दूँ BH2 एंड H, तो ये H पॉजिटिव और BH2 नेगेटिव, जब बॉन्ड टूटेगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा। और यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ ऐसा ही होगा। तो H प्लस आयन एक कार्बन पे चला जाएगा तो वो क्या बन गया CH3, और दूसरा CH2 जो है वो BH2 से जुड़ा, एक एडिशन हुआ एक मॉलिक्यूल में। ऐसे ही सेकेंड थर्ड तीनों मॉलिक्यूल जब ऐड हो जाएंगे तो इस BH3 की तीनों हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो चुकी होंगी, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल बोरोन के साथ जुड़ गए और ये हमारे पास बन गया एक इंटरमीडिएट जो बीच में बनेगा वो। अब लेकिन ये ध्यान रखना, जब ये एडिशन जब होगा तो ये मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा इसमें जब आप एडिशन करोगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पर सिंपल जो एग्जांपल लिया है वो इथीन का लिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई और एल्कीन है तो आपने मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग वहाँ पर एडिशन का रूल लगाना है और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो ये बोरोन और इसके साथ 3 जो चेन है वो इथेन वाले पार्ट की यानी कि C2H5 की 3 चेन ऐसे बोरोन पर लग गई है। अब उसका मैंने ऑक्सीडेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ ट्रीट कराया उसको, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेसिक मीडियम में जब मैंने वो रिएक्शन कराई तो सिंपली उसने क्या बना दिया हमारे पास इथेनॉल अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ H3BO3। तो ये है हमारी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा ये रिएक्शन तो तुम आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसका OH और इसका H, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और ये 2 पार्ट आपस में जुड़ गए RCO। एक्चुअली ये जो O है ये डबल बॉन्ड O होता है, कुछ ऐसा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, तो RC डबल बॉन्ड OR। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को क्या कह दिया, एस्टरिफिकेशन कह दिया, क्योंकि वहां पर बन क्या रहा है, ईस्टर बन रहा है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू गिव ईस्टर। और ये ध्यान देना ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl की गैस भी ले सकते थे, ड्राई HCl फ्यूम्स भी ले सकते थे। यहाँ पर हम क्या चीज़ है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेट करने का मतलब वाटर का रिमूवल कराएंगे, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो ये 2 रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन करके रिएक्शंस आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पूरा ऐसे भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बट बहुत ईजी है याद रखने में। कोलवेज रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, जो 11th में पढ़ा था, कोल्बे रिएक्शन अलग है, प्लीज दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलिसिस में का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो आप, उसमें से एनोड कैथोड पर अलग अलग रिएक्शंस होती है, तो वो एक अलग चीज़ थी जिसमें हम एल्कीन और एल्काइन बना रहे थे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, कोलबेज रिएक्शन, ये अलग है। फिनोल की रिएक्शन आपने करा दी NaOH के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एक एसिड है, ये बेस है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकालेंगे, इसका H और OH क्या जाएगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, क्या बचेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब सोडियम फिनॉक्साइड को आपने ट्रीट किया CO2 के साथ। देखो फर्स्ट नंबर पे CO2, सेकंड नंबर पे H लिखा हुआ है। अब CO2 जब आप यहाँ फिर जो मैं बात करूँगी सिंपली, अगर मैं एक स्टेप यहाँ पर इंक्रीज करती हूँ, स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है, अदरवाइज जब मैं ये यहाँ पर सिर्फ क्योंकि मैंने 0.1 और 0.2 करके लिखा है, अगर मैं थोड़ा सा इनको समझाने के पर्पज से मैं अलग अलग पॉइंट्स को अगर मैं समझाती हूँ, जब आप इसको CO2 के साथ ट्रीट करते हो तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ बनाएगा, ऊपर हो जाएगा OH और नीचे हो जाएगा COONA, इस तरीके से, जो पूरा का पूरा CO2 COO, देखो यहाँ पूरा का पूरा आ गया है। इस ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन थी वो वहाँ चली गई ऑक्सीजन के पास और यहाँ का सोडियम इधर आ गया, तो सिंपली पहले इंटरमीडिएट ये बनेगा। और इसका जब मैंने हाइड्रोलिसिस कराया सेकंड पॉइंट पे, जब मैं हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ H पॉजिटिव H2O, तब वो हाइड्रोलिसिस करने से ये सोडियम चला गया यहाँ से और इसकी जगह कौन आ गया, H आ गया, तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, सैलिसिलिक एसिड। वैसे अगर आप इसको और भी शॉर्ट में लिखना चाहो तो तीनों चीज़ों को फर्स्ट पॉइंट पे इसको लिख दो, सेकंड पॉइंट पे इसको लिख दो, थर्ड पॉइंट पे इसको लिख दो और डायरेक्ट फिनोल से सैलिसिलिक एसिड लिख दो। तो आप इन शॉर्ट इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इस तरफ मैंने क्या लिखा, फिनोल,
फिर मैंने एरो लगाया ऐसे बड़ा सा, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा NaOH, सेकेंड पॉइंट पे मैंने लिखा CO2 और थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा H पॉजिटिव H2O यानी कि हाइड्रोलिसिस, और फाइनली आपने प्रोडक्ट क्या बना दिया, OH के साथ COOH। तो आप इस रिएक्शन को इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पॉइंट्स में 3 स्टेप हो जाएंगे ये, या फिर इन 3 स्टेप को ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, अप टू यू। लेकिन जब पेपर में आ जाए तो आपने पहले तो थोड़ा सा थ्योरी में लिखना है, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद दिस एंड देन अगेन फॉलोड बाय दिस करके फाइनली द प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। इस तरीके से आपने पहले थोड़ा थ्योरी लिखना है, फिर रिएक्शन लिखनी है, तब आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिमर-टिमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इसमें कुछ स्टेप, पहला स्टेप जो है वो लगभग सेम है कोल्बे से, कि फिनॉल को ट्रीट किया NaOH के साथ। तो इसमें भी क्या था कि NaOH का OH और इसका H, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसको ट्रीट कराया क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला, CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब मैंने ट्रीट कराया तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ हाइड्रोजन थी, तो इसकी हाइड्रोजन और क्लोरोफॉर्म से क्लोरीन, ये HCl यहाँ से चला गया तो इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, CHCl2, ये बन गया। फिर मैंने इसको ट्रीट कराया NaOH के साथ, तो देखो NaOH का Na और इसका Cl, 2 NaCl निकाल दिए, तो एक्चुअली ये बन जाता है CH और OH का होल ट्वाइस। लेकिन OH, एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, बहुत पास पास हो जाते हैं, दोनों ऑक्सीजन पर 2-2 लोन पेयर होते हैं जो कि वहाँ स्टेबल नहीं होंगे, फटाफट से वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा CHO। एक्चुअली दोनों क्लोरीन हटके पहले यहाँ 2 OH आते हैं, लेकिन 2 OH एक साथ रह नहीं सकते ना। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँ OH OH, तो ये दोनों पास पास नहीं रह सकते क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन पर 2-2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ से फटाफट से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बचा क्या, CHO। ये स्टेप समझ आ गया। फिर मैंने इसको हाइड्रोलिसिस कराया, तो हाइड्रोलिसिस में हमेशा क्या होता है, Na हट के वहाँ H आ जाता है, तो हमारे पास क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड। अच्छा, MCQ का क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कोल्बेज रिएक्शन। ऑप्शन में मिला सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड या टोल्यूइन या कोई भी दूसरा ऑप्शन ऐसे करके। तो आपने प्लीज़ इनका, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनेगा और रिमर-टिमन रिएक्शन में सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। लेकिन रिमर-टिमन में भी सैलिसिलिक एसिड बन सकता है। वो कब बनेगा, जब आप क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करो। अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया, फंडा वही रहेगा कि ऑर्थो पोजीशन की हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, एक HCl निकल जाएगा, तो यहाँ क्या लगेगा, CCl3। यहाँ क्या था, CHCl2 था, यहाँ हो जाएगा CCl3, क्योंकि 4 क्लोरीन थे, एक ही तो गया है, बाकी 3 क्लोरीन यहीं पे। फिर उसका ट्रीटमेंट देखो, सेम NaOH सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन यहाँ से जो ये CCl3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा COONA में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो COOH ग्रुप ही आएगा ऑर्थो पोजीशन पे। सैलिसिलिक एसिड में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन मतलब मैं OH के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, अदरवाइज IUPAC को कंसिडर करें तो ऑर्थो पोजीशन OH वाली ही है, COOH हमारा मेन ग्रुप कंसिडर होगा। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे माइंड में ही चल रहा था कि हाँ भाई OH स्टार्टिंग से चल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन की हाइड्रोजन जो थी ना वो गई थी, तो इसलिए, अदरवाइज हम देखा जाए तो ये ऑर्थो होगी हमारी। इसका अगर मैं IUPAC नेम बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको 2 हाइड्रोक्सी भी कह सकते हो, और इसमें हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इनका IUPAC नेम। आपको MCQ में कॉमन नाम ना मिल करके आपको IUPAC नेम भी मिल सकता है। या फिर मान लो क्वेश्चन सिंपल सा आ जाए आपके पास, कन्वर्जन भी तो आती है, उनमें भी नेम रिएक्शन यूज होती है। मान लो एक सिंपल सी कन्वर्जन आ जाए, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम सोचते रह जाए, लेकिन हमें तो आता है कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता क्या है, सैलिसिलिक एसिड ही तो होता है। और फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में किस में कन्वर्ट किया था, कोल्बे रिएक्शन में कन्वर्ट किया था। फटाफट से कोल्बे रिएक्शन तो हमें आती है, तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आएगी, वो तो आएगी ही पेपर में, लेकिन साथ में ये जो हमारी जितनी भी नेम रिएक्शन है सारी की सारी हमारी उसमें भी यूज़ होगी, कन्वर्जन में भी यूज़ होगी। जैसे आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करी, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता था कि आप मान लो मेरे पास RCl था और उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई थी, AgF के साथ कराई थी और RF बनाया था। मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास एक सिंपल सा कि आपने इथेन को फ्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है, कैसे करें भी, डायरेक्ट F तो आ नहीं सकता है ना, और क्या करें, तो पहले आप इथेन से H2 निकाल के डबल बॉन्ड लेके आओगे, फिर उस डबल बॉन्ड में एक HCl ऐड कराओगे और फिर उस क्लोरीन को एक्सचेंज कराओगे F के साथ,
स्वार्ट्स रिएक्शन की हेल्प से। तो 3-4 स्टेप में होगी, लेकिन फाइनल स्टेप में कौन यूज में आया? स्वार्ट्स रिएक्शन। यानी कि इनडायरेक्टली भी नेम रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक में यूज होने वाली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मार्क्स कैरी करेंगे नेम रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट रिएक्शन पर पहुंचते हैं। हमारे पास लास्ट जो इस चैप्टर की है वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब तक बात हो रही थी अल्कोहल की या देखो फिनोल की प्रॉपर्टीज़ में थे ये, या अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात हो रही थी, ये सारी चीज़ें थी। अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा? ईथर की फॉर्मेशन होती है। RONA सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आपने हेलो एल्केन के साथ करा दी, हेलो कहीं पे भी नजर आ जाए और सोडियम आसपास नजर आ जाए तो जी NaX तो निकालना ही है। तो RONA की रिएक्शन आपने RX के साथ करा दी तो NaX रिमूव हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ROR क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा एंड दिस रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। एक बार जल्दी से इनको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे पास रिएक्शंस हो गई है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 की। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 13 की रिएक्शंस, क्योंकि उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन है और वीडियो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं यहीं कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसका लिंक आपको टाइमली मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सारी चीज़ें समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।